चलो आज हम आईटीसी के बारे में बात करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। सेक्शन 16, 17, 18, 19 एंड 20 के बारे में। इनपुट क्या होता है, इनपुट सर्विस क्या होती है और कैपिटल गुड्स क्या होता है। अब ध्यान से सुने, मैं उसका मीनिंग नहीं बताने आपको जा रहा। इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए कुछ अलग रूल्स होते हैं और कैपिटल गुड्स के लिए कुछ अलग रूल्स होते हैं। छोटा छोटा बात बताता हूँ। सर्विस के लिए वर्ड यूज किया इनपुट सर्विस, और इनपुट का मतलब है गुड्स बट विच इज़ नॉट कैपिटलाइज्ड है तो उसको इनपुट बोलेंगे, और जब कैपिटलाइज्ड हो जाएगा उसको कैपिटल गुड्स बोलेंगे। इनपुट और इनपुट सर्विस से रिलेटेड इनपुट और इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स अलग अलग करने का बहुत रीज़न है। आईटीसी को मारिए गोली, पहले ये समझिए। आप जब रिफंड इन केस ऑफ जीरो रेटेड करते हैं और रिफंड इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर करते हैं तो उस पर सिर्फ आपको एक जगह इनपुट और इनपुट सर्विस का बेनिफिट मिलता है और एक जगह सिर्फ इनपुट का बेनिफिट मिलता है आपके दिमाग में। जब आईटीसी वाले चैप्टर आप पढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए बहुत ज़रूरी, कि रूल 42 का बात होता है और रूल 43 का भी बात होता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए, याद रहेगा, ठीक है। वाह, तो देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए सेक्शन 16 में कुछ एलिजिबिलिटी है और कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी है। 6 कंडीशंस हैं। कितने कंडीशंस हैं? 6 कंडीशंस हैं। दिमाग में बैठा है क्या? सबसे पहले मोटा मोटा बताता हूँ, फिर डिटेल में बताता हूँ। देखिए, आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, पहला कंडीशन। आपके पास गुड्स एंड सर्विस रिसीव हो जानी चाहिए, दूसरा कंडीशन। तीसरा, GSTR 1 फाइल कर देना चाहिए बाय सप्लायर, और GSTR 2B में अपडेट हो जाना चाहिए रिसिपिएंट के। तीसरा, टैक्स पेमेंट कर देना चाहिए बाय सप्लायर। चौथा, GSTR फर्निश द रिटर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। और कुछ स्पेशल्स रेस्ट्रिक्शंस विच आर गिवन अंडर सेक्शन 38 वो तो नहीं है ना, तो ध्यान से सुने। गुड्स मिल जाना चाहिए, पहला। सर्विस मिल जाना चाहिए, पहला कंडीशन। गुड्स या सर्विस दोनों मिल जाना चाहिए। आपके हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, दूसरा कंडीशन। तीसरा, उसके GSTR 1 अपडेट हो जाना चाहिए और 2B में आपके रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, तीसरा कंडीशन। उसने अपना रिटर्न दे देना चाहिए, उसने अपना टैक्स दे देना चाहिए। और ये कोई भी ऐसी जो 38 में रेस्ट्रिक्शंस हैं वैसा कुछ कंडीशन नहीं होना चाहिए, तो आपको आईटीसी अवेलमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं टैक्स इनवॉइस, तो टैक्स इनवॉइस का मतलब खाली टैक्स इनवॉइस मत समझिए ना। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, टैक्स इनवॉइस, RCM का सेल्फ इनवॉइस या हमने खुद बनाया वो इनवॉइस, ठीक है। ISG का रिवाइज्ड इनवॉइस होना हमारे पास चाहिए ही चाहिए। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन द टैक्स इनवॉइस क्या होना चाहिए, हमने उस टाइम भी बताया था आपको। पहले डिटेल्स ऑफ टैक्स होना चाहिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, दोनों का GSTN होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होना चाहिए। 5 चीज़ तो मैंडेटरी है, होना ही चाहिए, ठीक है, ठीक है। रूल 36 में दिया हुआ है कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा जब फ्रॉड के केस का है, ठीक है। और रूल 36 में ये भी लिखा है कि सप्लायर के थ्रू अपना रिटर्न अपलोड हो जाना चाहिए और 2B में रिसिपिएंट के दिखने लगना चाहिए। ये नॉर्मल केस है, ठीक है। अब देखें, टैक्स इनवॉइस में हो गया, समझ में आ गया। 2B और 3B का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सप्लायर ने वो कर देना चाहिए, कहानी खत्म, ठीक है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। देखिए, सेक्शन 38 में वो क्या बोल रहे हैं कि फर्निशिंग द डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लायर्स एंड ITC इज नॉट अवेलेबल इफ द सप्लायर हैज़ नीड।
कहने का मतलब क्या है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आप रिसिपिएंट हैं, बट आपको रिसिपिएंट हैं बट आपको वो नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। बेसिकली 5 कंडीशंस हैं, ध्यान से सुनने वाली बात है। सप्लायर हैज़ न्यू रजिस्ट्रेशन, सप्लायर का न्यू रजिस्ट्रेशन है, नहीं मिलेगा। दूसरा, सप्लायर ने कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट किया है, टैक्स पेमेंट किया है, डिफ़ॉल्ट किया है, तब नहीं मिलेगा। दूसरी बात, GSTR 1 ज़्यादा है और 3B में पेमेंट ऑफ टैक्स कम, तो ये भी एक सिचुएशन है, ठीक है। या ITC ज़्यादा ले लिया 2B में ITC कम है और 3B में ज़्यादा ले लिया, ये केस में भी हो सकता है, ठीक है। और हैज़ पेड हायर पोजीशन ऑफ टैक्स फ्रॉम द इस क्रेडिट, वो जो 99% वाला केस था ना, वो केस होगा, तब फंस जाएंगे आप। तो ये है। अब एक नया हमने क्या पढ़ा था, टैक्स एक्चुअली हैज़ टू बी पेड, टैक्स पेमेंट हो जाना चाहिए, या क्रेडिट लेजर से या कैश लेजर से। कौन पे करेगा, सप्लायर पे करेगा। तो समझने वाली ये बात है कि सप्लायर कैसे पेमेंट करेगा, समझने वाली बात क्या है कि सप्लायर कैसे पेमेंट करेगा, यही ना। अब देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सप्लायर हैज़ टू मेक द पेमेंट फॉर द एक्वर्ड टैक्स सप्लायर्स फॉर विच द टैक्स इनवॉइस हैज़ बीन इशूड, ठीक है। अब क्या है कि इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न है, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा सबको भूल जाओ। अब एक नया चीज़ पढ़ो, देखो, आपने जो टैक्स इनवॉइस दिया या डेबिट नोट दिया, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने जो टैक्स इनवॉइस दी या डेबिट नोट दी, उसमें आपको क्या एक चीज़ ध्यान देना है कि टैक्स इनवॉइस दिया या डेबिट नोट दी, उसमें क्या एक चीज़ ध्यान देना है कि सप्लायर हैज़ पेड द टैक्स इन द GSTR 3B। ध्यान से सुने, सप्लायर हैज़ पेड द टैक्स विद इन द 30th September ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अपने 3B में सप्लायर को पेमेंट ऑफ टैक्स 30th September तक कर देना चाहिए, या 30th September तक हो गया है तो उस केस में हैज़ पेमेंट कर देना चाहिए। कोई भी मत का, उससे कोई मतलब नहीं है, नेक्स्ट ईयर का 30th September तक उसको पेमेंट कर देना चाहिए। बट अब नहीं किया उसने, देन ठीक है ना, तो रिसिपिएंट को 30 नवंबर तक रिवर्स कर देना चाहिए, इंक्लूडिंग 18% GST, 18% सॉरी GST नहीं, इंटरेस्ट के साथ। बात समझ में आई? कहना क्या चाह रहे हैं हम, देखिए समझा देते हैं अच्छे से। देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं समझ में, देखो ऐसे ही होता है जो होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो हमको ये बात पता है कि कोई बंदा आपको टैक्स इनवॉइस दे रहा है, तो टैक्स इनवॉइस दिया होगा तो उसमें जो पेमेंट ऑफ टैक्स है, पेमेंट ऑफ टैक्स है मान लो 20,000 रुपये, कितना 20,000। तो आप सामान लेके आए, 20,000 रुपये आपने ITC क्लेम कर लिया, मस्त क्लेम किए रहो। मान लो ये अप्रैल 2023 का बिल है, अप्रैल 2023 का बिल है। इस सिचुएशन में हाँ अप्रैल 2023 का बिल है ये, इस केस में अप्रैल 2023 का बिल है, तो आप सितंबर 2023 तक कौन आप मने सप्लायर को ये पेमेंट ऑफ टैक्स कर देना चाहिए। 30 सितंबर 2030 तक ये पेमेंट उसको कर देना चाहिए। उसने नहीं किया तो रिसिपिएंट को क्या करना चाहिए, यही बिल का जो ITC हमने लिया, नवंबर 2023 तक इसको रिफ़ंड कर देना चाहिए। कैसा रिफ़ंड, मतलब रिफ़ंड माने रिवर्स कर देना चाहिए, और रिवर्स प्लस इंटरेस्ट 18% पर एनम के हिसाब से कर देना चाहिए, ठीक है।
अब मेरी बात ध्यान से समझ में आ गई आपको, ठीक? ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब इंटरेस्ट कहाँ से लगेगा? इसको इंटरेस्ट लगेगा 30 नवंबर 2024 से, ठीक है? क्लियर है, क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। तो हमने ये आपको बता दी, ठीक है। अब इसमें ये तो जब पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लायर नहीं कर रहा है तो ये केस था। अब एक और कुछ इसमें स्पेशल प्रोविजो है, वो बात कर लेते हैं। देखो, इफ़ ITC इफ़ द गुड्स इज रिसीव्ड ऑन लॉट में सामान आ रहा है, तो जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा ना, या लास्ट लॉट नहीं आएगा, तब तक ITC आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। द पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन द, देखिए अब एक केस और भी समझिए। सप्लायर ने आपको सामान दिया, आपने सामान ले आया, मतलब आप रिसिपिएंट हैं और सप्लायर ने आपको सामान दिया। 1 लाख का सामान है और प्लस 18% GST है, ठीक है ना? तो सप्लायर ने सामान दिया, आप सामान ले आए, अपने क्रेडिट सेल, उसने क्रेडिट सेल किया, आपने सामान ले आया, उस केस में क्रेडिट सेल हुआ, ठीक है? उस टाइम में क्रेडिट सेल हुआ, बट हुआ क्या कि क्रेडिट सेल होने के वजह से आपने उसको पेमेंट नहीं किया। जहाँ 180 डेज कंप्लीट हुआ, आपको ITC का रिवर्सल करना है, ठीक? अब मान लो आपने पेमेंट नहीं किया 180 दिन में, तो पूरा ITC रिवर्सल होगा। मान लो आपने पार्ट पेमेंट कर दिया, तो 4 आटा बेसिस पे निकाला जाएगा। हुआ पेमेंट पूरा कर दिया तो ITC लेते रहो, पेमेंट नहीं किया तो ITC रिवर्सल करो प्लस 18% से। आपने पार्टली किया तो 4 आटा बेसिस पे करो। और कब करना है? जब 180 डेज कंप्लीट हो रहा है, उसी मंथ का, जिस मंथ में, मान लो अप्रैल में पता चला, तो अप्रैल मंथ में जो 20 तारीख को GSTR 3 भी जाएगा, उसमें रिफंड करो, मतलब रिवर्सल करो 18% GST के साथ, ठीक है? अब ये मैंने जो आपको 37A पढ़ाया था और 37 पढ़ाया था रूल, दोनों केस में क्या है, जब सप्लायर पेमेंट ऑफ टैक्स कर देता है या आपने रिसिपिएंट ने पेमेंट ऑफ टैक्स कर देते हैं, तो रिवर्सल ऑफ ITC होगा, बट इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ध्यान में रहेगा ये बात, ठीक है? रीगेन के लिए कोई स्पेशल टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है? ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? ITC लेने के लिए कुछ टाइम लिमिट है क्या? टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ ITC, यूटिलाइजेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी यूटिलाइज करो। बैंक में एक बार पैसे आ जाने के बाद भैया कब खर्चा करो कोई मतलब नहीं, बट जैसे चेक लगाने वाला सिस्टम होता है, वही सिस्टम को समझा रहे हैं। टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ ITC है, कोई भी बंदा जिसके पास टैक्स इनवॉइस है या डेबिट नोट फॉर ए गुड्स एंड सप्लायर बोथ shall not avail the ITC after 30th November of next year, 30th number of or furnishing of relevant annual return whichever is earlier। समझ में आया? याद रहेगा, ठीक है? कुछ केस और बता देते हैं, लॉट वाला बता दिए। देखिए, आपने कोई सामान लाया और जिस पे डेप्रिसिएशन आपने कम क्लेम कर लिया ITC पे, मान लो टैक्स के पोर्शन में कम क्लेम कर लिया, तो ITC आपको नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया? चलो, ये क्लियर हो गया। चलो ब्लॉक क्रेडिट फटाफट पढ़ते हैं। देखो किस किस केस में ब्लॉक क्रेडिट पे मिलता है, नहीं मिलता है, देखो ब्लॉक क्रेडिट में इसने बोल रखा है मोटर व्हीकल है। मोटर व्हीकल में आप समझिए, मोटर व्हीकल 2 चीज़ के लिए यूज हो सकता है, पैसेंजर के लिए और गुड्स के लिए। गुड्स के लिए तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ITC मिल जाएगा। पैसेंजर में भी ध्यान से समझिए, लेस देन 13 है, मोर देन 13 है। 13 से ज़्यादा है, मोर देन 13 है, तो भैया मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेस देन 13 है तो इसमें ये देखिए लेस देन 13 है हुआ, और ये मोर देन 13 में याद रखिएगा इंक्लूडिंग ड्राइवर होता है, इंक्लूडिंग ड्राइवर होता है, ठीक है ना। लेस देन 13 और एक्चुअली में 13 और लेस देन है तो उसमें नॉर्मली तो नहीं मिलता है, बट 3 केस में मिल जाएगा। एक फर्दर फॉर पैसेंजर ऑफ गुड्स के लिए, पैसेंजर ऑफ सर्विस के लिए यूज़ कर रहे हैं आप लेके जाने आने के लिए, तब मिल जाएगा। या आप उसको सेल कर रहे हैं, या इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग कर रहे हैं, तब मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। एयरक्राफ्ट और वेसल के केस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो आराम से मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं है बट पैसेंजर है, पैसेंजर में नॉर्मली नहीं मिलता है, बट फर्दर सप्लाई कर रहे हैं तब मिल जाएगा। पैसेंजर के लिए मिल जाएगा, ड्राइविंग के लिए मिल जाएगा, और ट्रेनिंग के लिए मिल जाएगा। फ्लाइंग जो है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है ना, नेविगेशन के लिए वो ठीक है। अब याद रखें, ऊपर वाले पे मिल रहा है तो भैया इस सब पे मिल जाएगा। वारंट जैसे जनरल सर्विसिंग, इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड लीजिंग, इन जो स्टार वाले हैं उन पे मिल जाएगा, इस पर नहीं मिलेगा। ध्यान में क्लियर रहेगा, मतलब 13 वाले पे तो मिलना ही मिलना है और 13 से लेस वाले पे नहीं मिलेगा, बट तब मिल जाएगा जब ये 4 चीज़ हमने बताया था उस पर मिल जाएगा। जैसे पैसेंजर सर्विस के लिए यूज कर रहा है, या आउटपुट सप्लाईज के लिए, फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहा है, या ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहा है, तब मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड लिखा है लीजिंग, रेंटिंग एंड हायरिंग। लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग में नहीं मिलता है। क्या चीज़ पे नहीं मिलता, ध्यान से सुनिए। लीजिंग एंड हायरिंग पे मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और व्हीसल पे नहीं मिलता, बट अदर सर्विस का लीजिंग एंड हायरिंग होगा तो उस पर आईटीसी नहीं ब्लॉक किया जाएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। समझ में आया, ये अमेंडमेंट हो सकता है, याद रखिएगा। गुड्स एंड सर्विस यूज्ड इन द बिजनेस नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, मोस्टली फॉर एम्प्लॉय, डायरेक्टर और गेस्ट। कुछ स्पेशल केस ध्यान में रखिएगा, दिमाग में ये बात बैठा लीजिए। फूड एंड बेवरेज है, नहीं मिलेगा। बीकानेर से मंगा के चापोगे और आईटीसी लोगे, देगा गवर्नमेंट, ठीक। दूसरा आउटडोर केटरिंग नहीं मिलेगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट है, नहीं मिलेगा। हेयर ट्रांसप्लांट नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी है, नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। लीजिंग, रेंटिंग एंड मोटर व्हीकल नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लस मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस नहीं मिलेगा। ट्रैवलिंग बेनिफिट एक्सटेंडेड है तो नहीं मिलेगा, बट मिल जाएगा जब ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू द एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ होना चाहिए। तब ये तीनों केस में भैया कहीं से भी हो तभी लेना पड़ेगा। खाना मान लो मैंडेटरी है लॉ के थ्रू, तो भैया आईटीसी मिलेगी ना आपको। आप कैटरिंग आउटडोर से लाओगे, बाहर से लाओगे और स्टाफ को देना है तो भैया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दिमाग में ये बात बैठ रही कि नहीं बैठ रही, क्लियर है ना, क्लियर है ना, क्लियर है ना, ठीक है। ये भी एक स्पेशल क्लेरिफिकेशन था, एज ए होल के लिए है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस को नहीं मिलेगा, और कोई मेंबरशिप है तो मिलेगा, ठीक है ना। वाह, होल के लिए है, ठीक है। अब देखो फ्री सैंपल में भी कुछ स्पेशल कुछ है। फ्री सैंपल में भी हमने ये बोला कि आपने फ्री सैंपल या गिफ्ट दिया, आपने आईटीसी ले लिया, आपने ले लिया आईटीसी फ्री सैंपल पे या गिफ्ट पे, आपको देना था, पता था, आईटीसी ले लिया तो भैया एक आईटीसी ले लिया तो रूल 30 के हिसाब से वैल्यूएशन कर दो, कहानी ख़त्म करो, ठीक है। रूल 30 के हिसाब से वैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। आईटीसी नहीं लिया तो भैया आपको पता है आईटीसी मत लेना, कहानी ख़त्म। ले लिया तो भैया ये करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन साइड में देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग पहले समझ लेते हैं और कंस्ट्रक्शन का मतलब समझ लेते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है एपरेटस और इक्विपमेंट्स और मशीनरी, ठीक है। फिल टू द अर्थ, फलाना और धमाका, और धमाका और धमाका, पहले पूरा क्लियर कर देते हैं, कहानी समझो। कंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझो। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग तो नॉर्मली जो होता है वो होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर में प्लांट एंड मशीनरी को हटा दो तो ये थोड़ा सा
कॉम्प्लेक्स है, आराम से बताते हैं। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो भैया आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, पूरा क्लियर कट। कंस्ट्रक्शन का मतलब रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन, एडिशन, अल्ट्रेशन विच इज जनरली कैपिटलाइज। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज होती है एक्सपेंडिचर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आईटीसी नहीं मिलेगी, बट रेवेन्यू होगा तो मिल जाएगा। क्लियर है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक्सेप्ट लिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है तो पूरा मिल जाएगा, बट प्लांट एंड मशीनरी में 3 डेफिनेशन ऐसे हैं जिसको एक्सक्लूड कर रखा है। देखो, पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री है, नहीं मिलेगा। टेलीफोन टावर्स है, नहीं मिलेगा। और लैंड एंड बिल्डिंग है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बट पाइपलाइन जो है इनसाइड द फैक्ट्री है तब आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो भी है वो इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से एक चीज, बट एक्सेप्ट इनपुट सर्विस इज यूज्ड, ये सारे सर्विस को हम यूज करके कंस्ट्रक्शन सर्विस में देने के लिए यूज करेंगे तो भैया मिल जाएगा। या मेकिंग द सेम आउटवर्ड सप्लाई है, हम ले रहे हैं और फिर दे रहे हैं तब भी मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कंपोजिशन स्कीम में आपने जो भी आईटीसी यूज लिया है, कंपोजिशन स्कीम में नहीं मिलता है। एनआरटीपी, सीटीपी को तो पूरा आईटीसी, एनआरटीपी को सिर्फ आईटीसी उसी पे अवेलेबल है जो इम्पोर्टेड गुड्स है, इम्पोर्टेड गुड्स है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल कंजम्पशन पे नहीं मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए, गिफ्ट वाला और फ्री सैंपल वाला तो मैंने बता दिया। इफ आईटीसी टेकन तो शेड्यूल 1 पारा 3 लग जाएगा, क्योंकि परमानेंट ट्रांसफर हो गया। वेयर द आईटीसी इज टेकन विदाउट कंसिडरेशन, तो रूल 30 से ये हो जाएगा और आईटीसी आप ले पाएंगे। अब मान लो नहीं लिया है तो भैया कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब कहानी खत्म, ठीक। अब लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन, रिटर्न ऑफ है, उसमें देखो आईटीसी ले लिया है तो रिवर्सल करो, नहीं लिया है रिवर्सल है, वहाँ पर वैल्यू निकालना पड़ता है। रिवर्सल है बट आईटीसी नहीं लिया है तो मतलब कहानी खत्म, ठीक है। 74, 129 और 30, अब ध्यान से सुने। 74 फ्रॉड है, सीज एंड डिटेंशन 129 में है, और 130 में दिया हुआ है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स है, तो उस केस में कोई भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। क्लियर कट है, ज़्यादा नहीं बढ़ा था, फटाफट हो गया, ठीक। अब चलो रूल 43 पढ़ते हैं, रूल 43 पढ़ते हैं और 42 पढ़ते हैं, ठीक है। रूल 42 क्या है और रूल 43 क्या है, देखो। पहले ना वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई का बता देता हूँ। देखो, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई जो होती है नॉर्मली 3 ही चीज़ होती है। क्या क्या? नील रेटेड सप्लाई को वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलते हैं। सॉरी, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब होता है नील रेट, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। क्लियर है, ठीक है। बट फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 और 43 जो भी सप्लाईज आरसीएम में होती है उसको भी हम एग्जेम्प्ट सप्लाईज बोलते हैं। जो सेल ऑफ बिल्डिंग होती है वह उसके स्टैम्प वैल्यू को हम लेते हैं, और जो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़ होती है वो तो बेसिकली ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज से रिलेटेड तो कोई ट्रांजैक्शन को हम नहीं लेते हैं, बट इस पर्पस के लिए 1% ऑफ सेल वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और क्या क्या नहीं लेते हैं? डिस्काउंट और इंटरेस्ट को नहीं लेते हैं, बट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो ले लेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई बाहर टू बाहर जो है उसको नहीं लेंगे, और वैल्यू ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट जो है उसको नहीं लेते, ठीक है। इसमें बताने लायक कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं अच्छे खासे, ठीक है ना। और इसमें कुछ फार्मूला है T1, T2, T3, T1, T2, T3, फिर निकलेगा C3, T1, T2, T3, T4 भी है, C1 है, C2 है, फिर D1, D2 निकालते हैं इसमें। अब ध्यान से सुनो, D1 का मतलब है इसमें
रूल 42 क्या है पहले बता देते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखें, रूल 42 इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए, रूल 42 इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए है, जिसमें T1 स्पेशली फॉर द पर्सनल और नॉन बिजनेस पर्पस वाले को दिया गया है। T2 दिया है एग्जाम सप्लाईज के लिए और T3 दिया गया है ब्लॉक क्रेडिट के लिए। तो टोटल में से ये तीनों को माइनस करने के बाद आएगा C1। C1 में क्या होता है, कॉमन है, ठीक है ना। C1 मोटा मोटी टैक्सेबल प्लस जो कॉमन में आ रहा है वो, उसमें से T4 माइनस कर दो टैक्सेबल के लिए, निकल जाएगा कॉमन क्रेडिट। अब कॉमन क्रेडिट में दो चीज़ निकालो, क्या, एक तो D1 कितना एग्जाम्स के लिए यूज हो रहा है इसके लिए, ठीक है, ये इजी है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से टोटल ITC, अब याद रखना ये दोनों को रिवर्सल करते हैं, ठीक है। देखो रूल 43 में कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं TC, कॉमन क्रेडिट और टैक्सेबल क्रेडिट, ठीक है। उसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाते हैं, ठीक है। उसमें से TM निकालते हैं 60 को डिवाइड करके, फिर उसमें से E निकालते हैं और E भी निकालते हैं। ये क्वेश्चंस किए बिना नहीं होगा, ये इतना इजी नहीं है, जब तक आपको नहीं समझाएंगे नहीं समझ में आएगा। स्पेशल प्रोविज़न फॉर द बैंकिंग क्या है, देखिए बैंक के पास दो ऑप्शन है, नहीं तो वो पूरा रूल रेगुलेशन फॉलो करे, रूल 43, 42 के हिसाब से अपना ITC अवेल करें, या उनके पास क्या है कि जितना है ब्लॉक क्रेडिट को छोड़ करके, ब्लॉक क्रेडिट को छोड़ करके, ब्लॉक क्रेडिट और नॉन बिजनेस को छोड़ करके जो भी उनके पास है 50% उसका अवेल कर लें, ठीक। बट ये कॉन्सेप्ट भी उनके DDP को नहीं लगता है, ब्रांच के बीच में नहीं लगता है, और ये वंस कैन नॉट बी विड्रॉ फ्रॉम द ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ईयर। तो मैंने क्या बताया, बैंकिंग सेक्टर को दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पूरा प्रोविज़न एक्ट का फॉलो करें, रूल 42, 43 और जितने हैं ITC के सब ब्लॉक क्रेडिट फलाना लगाना, या एक सिचुएशन ये है कि भैया 50% यूज़ करें, अवेल करें ITC, 50% को लैप्स कर दें। बट याद रखिएगा ब्लॉक क्रेडिट प्लस जो नॉन पर्सनल वाले हैं उसको यूज नहीं कर सकते, नॉन बिजनेस वाले को नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। 50% बार बार लैप्स, बट 50% वाला जो है वो ब्रांच टू ब्रांच है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसमें सेक्शन 19 में ये बोल रखा है, जो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स जॉब वर्क के लिए जाते हैं, रूल 55 चालान में जो जाते हैं उसका क्रेडिट कौन लेगा, क्या है, सब समझा देता हूँ। देखिए, जब जॉब वर्क के लिए जा रहा है, प्रिंसिपल से जॉबर के पास जा रहा है तो प्रिंसिपल ITC लेगा इनपुट के लिए, याद रखिएगा। और कैपिटल गुड्स के केस में क्या क्या होता है, देखिए इनपुट के केस में विद इन 1 ईयर आ जाता है, ठीक है, विद इन 1 ईयर आ जाता है, ठीक है। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ढंग से पढ़ना। विद इन 1 ईयर आ जाता है गुड्स हुआ जिस काम के लिए गया है, तो भैया ITC रिवर्सल नहीं करना है, ITC इंजॉय करते रहेगा प्रिंसिपल। और 1 ईयर के अंदर नहीं आया तो ITC रिवर्सल होगा, और इस पे ITC रिवर्सल तो होगा ही होगा, और 18% इंटरेस्ट भी लगेगा। समझ में आया। और एक्सटेंशन सिर्फ दिया है 1 साल का, ठीक है, 1 साल का। बट कैपिटल गुड्स गया है और 3 साल के अंदर नहीं आया है, वाह, 3 साल के अंदर नहीं आया है, तो रिवर्सल होगा ITC किसके थ्रू, प्रिंसिपल के थ्रू। और उस केस में प्रिंसिपल क्या करेगा, ITC रिवर्सल करेगा प्रिंसिपल प्लस एक्सटेंशन 2 साल के लिए दिया है, 1 और 1 वहाँ 2 और यहाँ 5, ठीक है, क्लियर है, ठीक है।
और वो आईटीसी में देगा। और अब एक चीज़ समझें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आईएसडी के लिए स्पेशल सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सबसे पहले, तो ये बता दें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक कॉमन क्रेडिट होता है जो सबके लिए, एक सॉफ्टवेयर लिया, सब यूज कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांच यूज कर रही है, बट सॉफ्टवेयर तो एक ही जगह पे आया, तो इस यूज सब कर रहे हैं, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनपुट सर्विस। मेरा बात समझ में आया? तो सर्विस का केस है, तो इस केस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आईएसडी चालान होता है, ठीक है ना, 1 to 1 होता है। उसके बाद जो बच गया प्रोराटा बेसिस कर दिया जाता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर मान लो डाटा नहीं मिल रहा है, टर्नओवर नहीं मिल रहा है, तो प्रीवियस ईयर का डाटा नहीं है तो लास्ट क्वार्टर का डाटा ले सकते हैं, तो ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये तो आपको करना पड़ेगा, बताने लायक नहीं, सिर्फ करने लायक नहीं, ठीक है। अवेलमेंट एंड रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, पहले अवेल कैसे करेंगे और रिवर्सल कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। क्या बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ए पर्सन अप्लाइड रजिस्ट्रेशन विद इन द 30 days या वॉलेंट्री किया उसने, ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता। एक पर्सन ने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर लिया, या पर्सन ऑब्टेनिंग द वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एक चीज़ दिमाग में बैठा है, उसने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन किया, क्या किया, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन किया, 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन किया, तो उस केस में हम उसको इनपुट्स का क्रेडिट लेने देंगे, इनपुट्स का क्रेडिट लेने देंगे। इनपुट सर्विस तो लेने ही नहीं देंगे, कैपिटल गुड्स लेने, बट इनपुट्स का क्रेडिट लेने देंगे, रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश्ड गुड्स का, फिनिश गुड्स का लेने देंगे। बट वो आईटीसी उसी चीज़ का ले सकता है जो टैक्स इनवॉइस, जो भी टैक्स इनवॉइस है जिस दिन हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसी दिन से 1 साल के अंदर ये होना चाहिए, 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 5 साल पुराना पड़ा हुआ है, ठीक है। पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जिस दिन लायबल हुआ, जिस दिन लायबल हुआ उस दिन से 30 दिन के अंदर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव डेट जो है ना, इफ़ेक्टिव डेट होता है जब भी उसको आरसी ग्रांट हो गया तो वो 30 दिन का होता है इफ़ेक्टिव डेट, याद रखिएगा, ठीक है ना। और वॉलेंट्री है तो जब मिलेगा तब, ठीक है ना, तो उसको आईटीसी इसका मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों केस में ऐसा है, ठीक है। वो कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर में आया या एग्जेम्प्ट से अब टैक्सेबल में आया, तो इनपुट्स का तो मिलेगा ही मिलेगा, इनपुट्स का तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसको इनपुट्स का तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस और क्या चीज़ का मिलेगा, इनपुट्स का मिलेगा, प्लस उसको कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा। और कैपिटल गुड्स का लाइफ लेंगे 5 साल, ठीक है, 5 साल लेते हैं हम बेसिकली मोटा मोटी। उस केस में हम ये बोल रहे हैं जितना इनपुट टैक्स होगा उसमें से कैलेंडर क्वार्टर के हिसाब से 5% पर क्वार्टर माइनस करते जाएंगे, कहानी हो जाएगा। तो 5% का मतलब होता है 100 डिवाइडेड बाय 5, 20 में 20 × 3 60 महीना, वही हो 5 साल लेके चल रहे हैं, ठीक है, कहानी ख़त्म है, ठीक है। अब एक चीज़ हम समझते हैं, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट होगा, और ये तो भैया गवर्नमेंट उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्या बोलता है देखिए, अब नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन में जा रहे हैं, या टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट में आ गए, या कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 29, तो उस केस में भैया इनपुट और इनपुट का तो हम आपसे आईटीसी रिवर्सल कराएंगे ही, और कैपिटल गुड्स का भी कराएंगे। रिमेनिंग जितने मंथ का बचा है, ठीक है ना, उतना का हम कराएंगे। कैसे देखिए, कैपिटल गुड्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर 4 years 6 months and 7 days, तो 4 साल 7 महीना यूज हो गया है, तो रिमेनिंग प्राइस 5 है। तो उस केस में हम कैसे आईटीसी निकालेंगे, रिमेनिंग लाइफ
जितना है 5 × 60, जो बचेगा वो रिवर्सल होगा, ठीक है ना। वाह। और अब दो चीज़ और समझिए, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी होता है। देखें, इन केस ऑफ सेल, एमलगेमेशन ऑफ लीज एंड ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है, सेल, एमलगेमेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है, तो भैया रजिस्टर्ड पर्सन सेल ट्रांसफर अनयूटिलाइज टू द ट्रांसपोर्टेज को, बट उसको लाइबिलिटी भी ट्रांसफ़र करना चाहिए, डिक्लेरेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम CSCMA होना चाहिए, वह एक्सेप्टेंस इन पोर्टल होना चाहिए और ड्यूली काउंटेड होना चाहिए, ठीक है। डीमर्जर के केस में क्या होता है, पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन ITC, मतलब जिस पे कैपिटल इनपुट्स लिया या नहीं लिया ITC, वो वैल्यू पे हम ITC का ट्रांसफ़र डीमर्जर के केस में करते हैं। अब एक स्पेशल प्रोविज़न समझे सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी और कैपिटल गुड्स के केस में। पहला तो समझने वाली बात है, जॉब वर्कर पे जो सामान जाता है, मोल्डिंग्स एंड मोल्ड्स, डाइज, जिग्स जो होते हैं, उस पर वो प्रोविज़न नहीं लगता है टाइम लिमिट का। उसी तरीक़ा से रिवर्सल ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी है, वह उसका कुछ टाइम लिमिट है। मतलब टाइम लिमिट इन द सेंस कहने का क्या मतलब है, मेरी बात समझिए कि ITC जो है वो रिवर्सल होगा। क्यों रिवर्सल होगा और इस मैनर में होगा, क्यों मैनर में होगा आपको बताते हैं। लोग उसमें टैक्स चोरी करते हैं, आप उतना कहानी मत समझे, ये समझो कैसे रिवर्सल होगा, ठीक। ये जो रूल मैं बता रहा हूँ, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो GST आएगा और ITC -5% पर क्वार्टर जो है माइनस करने को, जो दोनों में से ज़्यादा होगा उतना ITC आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। समझ आया, ठीक है। और ये फैक्ट्री ब्रिक्स, मोल्ड, डिस्क, जायज, फिक्सचर्स पे नहीं लगता है, एज ए स्क्रैप है, एज ए स्क्रैप है तो ठीक है, क्लियर है। ITC में तो ITC चैप्टर में क्या क्या रिव्यू मतलब अमेंडमेंट है। रूल 37 में अमेंडमेंट है, जो 180 डेज के अंदर रिसिपिएंट को पेमेंट कर देना चाहिए, किसको, सप्लायर को, हुआ अलॉन्ग विद द टैक्सेस। नहीं तो नहीं करेंगे तो प्रोराटा बेसिस फुल पेमेंट नहीं किए तो भैया पूरा रिवर्सल ऑफ ITC होगा। पार्टली पेमेंट किए हैं तो प्रोराटा बेसिस पे रिवर्सल ऑफ ITC होगा, 18% इंटरेस्ट पे लग जाएगा उस पर ITC पे, ठीक है। ये एक तो नया, और इमीडिएटली जो 3B आएगा उस पर कर दीजिए, ठीक है। फिर एक आया 41 और 37A में क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि हमने ITC लेने के लिए हमने ITC इमीडिएटली ले लिया, कहानी ख़त्म की, बट सप्लायर ने नेक्स्ट ईयर का 30 सितंबर तक अपना पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं किया, तो ITC तो एंजॉय कौन कर रहा है, रिसिपिएंट। तो भैया 30 नवंबर तक ITC ये कर देना चाहिए, रिवर्सल बाय रिसिपिएंट। गलती कर रहा है सप्लायर और फंस रहा है कौन, रिसिपिएंट, कहानी ख़त्म। टाइम लिमिट फॉर द अवेलमेंट ऑफ ITC जो है वो कुछ भी हुआ करता था, अब 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। वो एक अमेंडमेंट था, कुछ क्लैरिफिकेशन था, लीज, रेंटिंग और हायरिंग, लीज, रेंटिंग एंड हायरिंग, ठीक है ना, लीज, रेंटिंग एंड हायरिंग। तो ये सिर्फ मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और व्हीसल पे लगता है, वो सब पे नहीं लगता है। और ये एक स्पेशल प्रोविज़न था कि भैया ये क्लैरिफिकेशन ये था कि ITC ब्लॉक बोला ठीक है, क्लियर है मेरा, ठीक है ना, इस पर क्लैरिफिकेशन था। और एग्जाम्प्ट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा वो एक क्लैरिफिकेशन था, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा, तो हमारा मोटा मोटी GST खत्म। रूल 43 और रूल 43 और रूल 42 का क्वेश्चंस करिए, और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको दबा के पढ़िए, इसको हल्के में मत लीजिए, इससे हर क्वेश्चन का बहुत इन टच इम्पोर्टेंस है। जय हिंद, जय भारत।